हेलो डियर स्टूडेंट्स, HCV रोटेशनल मैकेनिक्स ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ प्योरली रोटेटिंग बॉडी। चार ऑप्शंस आपके पास है, एक एक करके पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अब देखो बहुत कॉमन सेंस की बात है, इस मार्कर का सेंटर ऑफ मास बीच में है, बट अगर मैं इसके अबाउट एक मान लो नीडल घुसाकर इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो ऐसे रोटेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास के पास थ्रू पास हो, तो ए गलत है। सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो ज़रूरी नहीं है, हम किसी और पॉइंट के अबाउट भी रोटेट करवा सकते हैं, प्योरली रोटेट करा सकते हैं, देयर इज़ नॉट एन इशू। ऑप्शन बी मे पास टू द सेंटर ऑफ मास। हाँ भाई, सेंटर ऑफ मास के थ्रू तो पास कर ही सकता है ना, अगर उसके अलावा किसी पे कर सकता है तो उसके थ्रू भी पास कर सकता है। अब यही है, यहाँ पर नीडल में ऐसे करके इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, इस पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ मास है। अब मैं यहाँ पर नीडल इंसर्ट करके इसको ऐसे रोटेट करा दूँ, हो जाएगा। बी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सी पर आ जाते हैं, मस्ट पास थ्रू अ पार्टिकल ऑफ द बॉडी। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकल के थ्रू ही पास हो, ठीक है। जैसे कि इसमें हम बोलते हैं जो भी बॉडी है आपकी, है ना, जैसे कि आप साइकिल के व्हील को ले लीजिए तो मेन तो उसकी रिम ही है ना। स्पोक्स तो खाली इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है या जिसके अबाउट हम रोटेट करते हैं वो उस बॉडी पे नहीं है। जैसे रिंग का सेंटर ऑफ मास देखिए, उसके कहाँ पड़ता है ना, बिल्कुल सेंटर पे पड़ता है। इवन अगर हम रिंग को थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी का ले लें, यहाँ का मास बढ़ा दें, सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा यहाँ खिसक जाएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास ये तो बहुत कॉमन सी बात है, आप लोग क्लास 9 से जानते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि बॉडी पर ही पड़े, है ना, वो बॉडी के अलावा स्पेस से भी पास हो सकता है। तो ऑप्शन सी गलत है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका बॉडी के थ्रू ही पास हो, बॉडी के किसी पार्टिकल के थ्रू ही पास हो। ऑप्शन नंबर डी मे पास थ्रू अ पार्टिकल ऑफ द बॉडी। हाँ बिल्कुल, इट कैन पास थ्रू, है ना। मे वाली दोनों बातें सही हैं, मस्ट वाली इसमें सही नहीं होंगी, बिकॉज मस्ट में एक केस भी अगर आपको ऐसा मिल जाए जो कि उसके उस पर वैलिड नहीं है तो, है ना, वो गलत हो जाता है। मस्ट मतलब एवरी केस शुड बी ऑफ दैट नेचर ओनली। अगर एक भी केस हमें मिल जाता है जो मस्ट को वायलेट कर रहा है तो मस्ट खराब हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मस्ट वाले दोनों केसेस यानी कि ए और सी गलत हैं, और जो मे वाले हैं वो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। मे मतलब एक बार भी पॉसिबल हो जाए तो वो सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी आपका सही ऑप्शन है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग टू इक्वेशंस L is equals to I omega, B is equal to dl by dt is equal to tau in non-inertial frames. Both A and B are true. लेट्स चेक, क्या ए और बी दोनों सही हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में? तो देखो बेटा ऐसा है ना, इसको पहले समझ लो। क्वेश्चन नंबर 2 में जो ये फर्स्ट वाला है स्टेटमेंट या इक्वेशन L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये सही है। क्यों सही है? L इज इक्वल टू आई ओमेगा इसलिए इसको आप ऐसे समझो, इसको रिलेट करते हैं एक बार लीनियर से ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। P इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये एक बॉडी है, पॉइंट पार्टिकल मास m है और ये v वेलोसिटी चल रहा है। आप एक नॉन इनर्शियल से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपका जो एक्सेलरेशन है मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, तो इस पर एक स्यूडो फोर्स आपको ma दिखेगी, ठीक है। अगर आपका एक्सेलरेशन, आप जिस भी फ्रेम से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पार्टिकल को, अगर आप इधर जा रहे हैं, आपका एक्सेलरेशन फ्रेम का इधर है, तो आपको ma फोर्स, स्यूडो फोर्स इधर नजर आएगी, जिस वजह से इसकी वेलोसिटी लगातार कुछ ना कुछ इसका जो ये वाला कंपोनेंट है वो कम होगा, ठीक है। लेकिन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की अगर आप बात करें, एट अ सर्टेन टी, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे v तो कांस्टेंट होगा ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे v की वैल्यू जो भी होगी वो कांस्टेंट होगी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि mv भी कांस्टेंट होगा। mv कांस्टेंट कह लीजिए, mv की प्रॉपर वैल्यू होगी, ठीक है ना। मोटी बात यह है कि mv में कहीं पर भी a नहीं आ रहा है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर आप कहेंगे तो ये p इज इक्वल टू एम वी, उस समय के मास और उस समय की वेलोसिटी के लिए m वही है उस t पर, और v भी उस टाइम पर जो भी है उसके अकॉर्डिंग सही p देगा। m इंटू वी का जो प्रोडक्ट है वो आपको सही p देगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे वही v है। जो भी आपकी वजह से स्यूडो फोर्स की वजह से स्यूडो एक्सेलरेशन लग रहा है ना, वो अपने इफेक्ट्स दिखाएगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं तो v फिक्स है, m फिक्स है, तो m इंटू वी आपको p ही देगा, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम से देखें या नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखें, जो एंगुलर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम की जो इक्वेशन है, p इज इक्वल टू एम वी या L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये दोनों ही सही होंगी, ठीक है। अच्छा, तो ए तो सही है। अच्छा, बी पक्का गलत होगा। बी इसलिए गलत होगा क्योंकि बी क्या लिखा है, जो बी इक्वेशन है कुछ नहीं लिखा है, ये लिखा है डी टाउ बाई डी टी इज इक्वल्स टू आपका, ये लिखा हुआ है टाउ डी एल बाई डी टी इज इक्वल टाउ। इसको आप रिलेट करिए एक बार, डी एफ बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल, ठीक है। अब एक तरह से ये क्या लिखा हुआ है, डी एफ बाई डी टी, ये सॉरी डी पी बाई डी टी, अगर आप इसका लीनियर केस लें तो ये एम ए बराबर एफ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, न्यूटन सेकंड लॉ लिखा हुआ है। हाँ, अब देखिए ए ही आपका रियल नहीं आता है, जो आपका ए होता है इसको आप सॉल्व करेंगे तो लीनियर के केस में एफ बराबर एम ए आएगा, और
इसको अगर आप रोटेशन के केस में करेंगे तो टाउ बराबर आई अल्फा आएगा। अब अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं तो ए आपको जो है रॉन्ग नज़र आएगा, ए आपको गलत नज़र आएगा। यहाँ पर भी आपको अल्फा जो है वो रॉन्ग नज़र आएगा, दोनों ही आपको रॉन्ग नज़र आएंगे, गलत नज़र आएंगे, क्योंकि आपकी तरफ से स्यूडो फोर्स एक लगेगी जिसकी वजह से नेट एक्सेलरेशन कुछ और आएगा। एज वी वेरी वेल नो, जिन लोगों को डाउट है वो मुझसे अलग से वीडियो मांग सकते हैं, इसमें मैं इसके आगे और नहीं जा सकता कि ए आपको अलग क्यों दिखेगा। बस इतना जान लीजिए कि इक्वेशन ए में ए नहीं है तो इस वजह से ये इक्वेशन सही होगी नॉन इनर्शियल से भी, बट यहाँ पर ए आएगा, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पे अल्फा आएगा। तो जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में होंगे तो आपको रियल ए नज़र नहीं आएगा, एक अपरेंट ए नज़र आएगा, ठीक है, आपकी स्यूडो फोर्स की वजह से। तो इसीलिए ये दोनों इक्वेशंस रॉन्ग होंगी और इसीलिए आपका ए सही है, बी गलत है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्वेश्चन 2 का ऑप्शन नंबर बी, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, है ना। तो ओवरऑल आपका बी आंसर एकदम सही है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अभी बोर्ड फेल हो गया तो मैं इसको रब कर देता हूँ, तब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट्स एंगुलर मोमेंटम, 4 ऑप्शंस दिए हैं, इज ऑलवेज जीरो, ऑप्शन ए इज ऑलवेज जीरो, ऑप्शन बी इज जीरो अबाउट अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, इज नॉट जीरो अबाउट अ पॉइंट अवे फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, अबाउट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए चारों को चेक करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, ठीक है। वेक्टर्स में भी ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 17 था, 18 था, वहाँ मैंने छोड़ दिया था, आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए आप, सॉरी 18 तो वहाँ था वेक्टर्स में। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, देखिए तो क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो आप एक एक्सेस चूज़ कर लीजिए, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस में एक कार्टेशियन सिस्टम या म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस का सिस्टम लेना ज़रूरी होता है। ये आपका ओरिजिन है और ये आपका कोई भी पार्टिकल है मास m का, ये लाइक फॉर एग्जांपल v वेलोसिटी से चल रहा है और ये इसका पोजीशन वेक्टर है r, ये पॉइंट P है तो OP विच इज़ r वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो इज़ ऑलवेज जीरो। तो ऑलवेज जीरो का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। r क्रॉस mv आप लेंगे तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा जीरो आए, जब भी इन दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा तभी जीरो आएगा, या फिर v जीरो होगा। मतलब ए तो बिल्कुल फालतू का इनका ऑप्शन है, ए से कोई मतलब नहीं। ऑलवेज जीरो का कोई मतलब ही नहीं है भाई, जाहिर सी बात है जीरो तभी होगा भाई, हम सब जानते हैं r क्रॉस mv होता है तो r mv साइन थीटा आएगा, अगर थीटा जीरो है तभी जीरो होगा, या r m और v में से कोई जीरो तो ही जीरो होगा, तो ए तो फालतू है। बी पर आते हैं। इज जीरो अबाउट अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, इज जीरो अबाउट अ पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। देखिए इस स्ट्रेट लाइन में ये घूम रहा है, इस स्ट्रेट लाइन में ये प्रोपगेट कर रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको ऑप्शन नंबर 1 में कहा कि अगर थीटा जीरो हो तभी जीरो होगा। अब देखिए इस स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट कर रहा है। अब कोई पॉइंट मैं यहाँ चूज़ कर लेता हूँ, लेटस से यहाँ चूज़ कर लिया मैंने पॉइंट ओ डैश, तो भाई सीधी सी बात है ओ डैश का जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, इस बार जो आर डैश आएगा उनमें है ना, वी में एम वी में और आर में क्या हो रहा है, उसी लाइन पर है ना, उसी लाइन पे है, तो या तो थीटा 180 डिग्री होगा, या फिर अगर ओ डैश यहाँ कहीं होता तो आर ऐसे बनता, तो आर और वी पैरेलल होते तो थीटा जीरो होता, यानी कि थीटा आइदर जीरो होगा अगर लाइन पे है। अगर ये जो एम वी है, अगर इसी की लाइन पर अगर आपका वो पॉइंट है जिसके अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो वो पॉइंट आपका इस लाइन पर अगर है, अगर थोड़ा आगे होगा तो आर पीछे बनेगा, माने थीटा होगा पाई, तो साइन पाई जीरो। इस केस में भी जो आपका ओ डैश अगर आप यहाँ लेते हैं तो थीटा होगा जीरो। और हम सब जानते हैं अगर बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलें तो एल जो होता है वो एम वी आर साइन थीटा होता है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, ठीक है। तो सिंस इफ ओ डैश मतलब वो पॉइंट जिसके अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए, इफ थीटा डैश लाइज ऑन द लाइन ऑफ वी, थीटा विल बी आइदर जीरो और पाई। सो ये जो इक्वेशन आपकी है क्या हो जाएगी, एल इज इक्वल्स टू एम वी आर साइन, या तो 0 डिग्री हो जाएगी और पाई हो जाएगी, तो ये दोनों ही आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो एल आपका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो बात सही है कि बी ऑप्शन में हमेशा इसको ज़ीरो होना है। किसको ज़ीरो होना है, जो एंगुलर मोमेंटम है, अगर उसको आप अगर उसी की लीनियर मोमेंटम की लाइन के अबाउट किसी पॉइंट पे निकालना चाहेंगे तो बिकॉज थीटा ज़ीरो तो एल ज़ीरो। सी आते हैं, इज़ नॉट ज़ीरो अबाउट अ पॉइंट अवे फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग सा है, इज़ नॉट ज़ीरो। अब अगर नॉट ज़ीरो, देखिए अवे फ्रॉम द लाइन, अब इस लाइन से अवे आप ले लो तो ये तो कभी ज़ीरो नहीं होंगे। क्यों ज़ीरो नहीं होंगे, क्योंकि जो आर का आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो एंगल आर बना रहा है यहाँ पर वी के साथ, ये जो एंगल है ये थीटा, अगर ये आर या ये जो पॉइंट ओ है, ये जो पॉइंट ओ है अगर इस लाइन पे नहीं है, ठीक है, इफ़ सी ऑप्शन देखते हैं, इफ़
ओ यानी कि जिसके अबाउट हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है इज़ नॉट ऑन द लाइन ऑफ v, ठीक है। सो थीटा विल नेवर बी इक्वल टू 0, सो L इज इक्वल्स टू MVR। ये तो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये भी नॉट इक्वल, ये भी नॉट इक्वल, इस बार साइन थीटा भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो L विल नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो C भी सही है कि अगर जो आपका पॉइंट जिसके अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम चाहिए अगर वो MV के लाइन पे है तो क्या होगा, थीटा कभी 0 नहीं होगा, थीटा कभी 0 नहीं होगा, तो MVR साइन थीटा भी कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C जो है, अगर अवे फ्रॉम दी स्ट्रेट लाइन वो पॉइंट है जिसके अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो L कभी 0 नहीं होगा, और इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर C सही है। तो B सही है, C सही है, A गलत है। D पर आते हैं, अबाउट एनी गिवन पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए कॉन्स्टेंसी भी बरकरार रहेगी, दो तरह से हम देख सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप लगा लीजिए कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रहना ही रहना है, एक तो ये बात हो गई। बट फिर भी अगर हम ज्योमेट्रिकली देखना चाहें तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। देखिए डी ऑप्शन में बोल रहा है कि L जो है ये प्रूफ करिए, या ऐसा है क्या कि MVR साइन थीटा ये एक कांस्टेंट रहेगा, ये आपसे कह रहा है प्रूफ करने के लिए। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए M तो कांस्टेंट रहेगा, रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, V भी कांस्टेंट है यहाँ पर, तो ठीक है। अब ये जो R साइन थीटा है, ठीक है, अब समझिए बात को क्या हो रहा है, ये पार्टिकल लगातार आगे बढ़ेगा तो उस R का साइज़ बढ़ेगा। सोच के देखिए, ये लगातार P आगे बढ़ रहा है, ये पॉइंट आगे बढ़ रहा है, तो R लगातार बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए P यहाँ पहुँच जाता है, P डैश इसको बोल देते हैं, इस बार पार्टिकल यूँ है MV, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम नया R बनाए R डैश, ये देखिए आप, ये नया R डैश है, तो नोटिस दैट ये एंगल बदल गया, ये एंगल आई थिंक कुछ कम हो रहा है, एंगल थोड़ा कम होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा, आप देख सकते हैं कि R का साइज़ बढ़ेगा और कहीं ना कहीं थीटा कम होगा, ठीक। उससे क्या होगा, ये जो R साइन थीटा का प्रोडक्ट है, ये जो R साइन थीटा का प्रोडक्ट है, लेट्स चेक कि ये कांस्टेंट रहता है कि बदलता है। देखिए R बदल रहा है, थीटा भी बदल रहा है, जिस तरह से 3 × 5 15 होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 3 से बढ़ाकर इसको लाइक फॉर एग्जाम्पल 6 कर दें और इसको 15/6 कर दें तो भी आपका 15 ही रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप एक R बढ़ रहा है, थीटा कम हो रहा है, R बढ़ रहा है, थीटा कम हो रहा है, तो हो सकता है R और साइन थीटा इस तरह से एडजस्ट हो जाए कि ये कांस्टेंट रह जाए, बिकॉज एक्सटर्नल टॉर्क तो है नहीं, तो कांस्टेंट तो रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि R साइन थीटा को कांस्टेंट रहना चाहिए। तो क्या ये कांस्टेंट रहेगा, लेट्स चेक। तो चेक करने के लिए मुझे बेटा इसको मिटाना पड़ेगा और दोबारा से बनाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। समझते हैं बात को। डी ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसका, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ये पॉइंट P है और ये V वेलोसिटी से पार्टिकल इधर जा रहा है, इस पार्टिकल का मास m है और ये आपका पोजीशन वेक्टर r है। अब ये जो पार्टिकल है बेटा वो इस लाइन पे मूव करता चला जा रहा है और पहले वो इस लाइन से ऐसे आ रहा था। अब हमको ये प्रूव करना है कि r साइन थीटा कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज अगर r साइन थीटा कांस्टेंट रहेगा तो m और b तो कांस्टेंट है ही है, तो l भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, लेट्स सी। देखिए r क्रॉस mv जब हम करते हैं, इधर मैं बताऊं, अगर हम r क्रॉस mv करते हैं तो वो क्या आता है, r mv साइन थीटा आता है, ठीक है। जिसमें कि ये जो थीटा होता है ये किसके बीच का एंगल होता है, r एंड v के बीच का एंगल होता है। ये जो थीटा होता है ये r और v के बीच का एंगल होता है। तो r का डायरेक्शन क्या है, r का डायरेक्शन अगर आप देखें तो r का डायरेक्शन ये है और v का डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, इनके बीच का एंगल थीटा ये होगा। अच्छा, अब लेट्स चेक कि r साइन थीटा की क्या वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, r को आप यहाँ प्लेस कर लीजिए, r को आप यहाँ प्लेस कर लीजिए, ये r को आपने यहाँ प्लेस कर लिया, पैरेलल ट्रांसलेशन इज अलाउड, r को आपने यहाँ प्लेस कर लिया। अब सबसे पहले अब r के दो कंपोनेंट्स निकालिए। तो एक कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट इस लाइन के अबाउट निकलेगा, तो वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा आपका r cos थीटा। ये लेंथ तो r cos थीटा हो गई, ठीक है। अब r बढ़ेगा, थीटा कम होगा, इसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो r साइन थीटा से मतलब है। तो इसका जो दूसरा कंपोनेंट बनेगा, टेक दिस एज x एक्सिस, या इसके लिए जो भी इसका एक परपेंडिकुलर एक्सिस है इसके अबाउट, तो दूसरा आपका एक पैरेलल का एक्सिस यूँ बन के आएगा, ठीक है। तो इस r का जब आप एक कंपोनेंट लेंगे इस वाले एक्सिस पर जो p की तरफ है या ये p से ऊपर की तरफ है, तो ये जो डायरेक्शन आएगा, ये जो लेंथ आएगी, ये जो लेंथ आएगी, ये कितनी आएगी आपकी, ये आएगी r साइन थीटा, ये लेंथ आपकी आएगी r साइन थीटा। अब आप नोटिस करिए, ये जो r साइन थीटा है ये इतनी है
और जो लाइन है, ये जो आर की लाइन है पूरी, इसको आप देखिए ज़रा, ये जो आर साइन थीटा बेसिकली क्या है, ये जो दो पैरेलल लाइंस है इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये आर साइन थीटा है। नोटिस दैट ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं जो कभी साथ में नहीं मिलने वाली, और पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन ही होती है कि उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट जब हमने यहाँ पर बेटा आर साइन थीटा निकालने की कोशिश करी तो जो ये आर साइन थीटा आया ये इस एम वी और इसके ऊपर जो आर के टिप से पास होने वाली जो लाइन है, माने ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच का डिस्टेंस है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है विच इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। इसी बात को शॉर्ट में ऐसे पढ़ा जाता है कि इस केस में द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस इज नॉट गोइंग टू चेंज। ये चेंज नहीं होने वाला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का समानांतर लाइंस का, तो इसीलिए ये जब चेंज नहीं होने वाला तो ये कांस्टेंट हो गया। तो उसी बात को मैंने यहाँ पे डिटेल में प्रूफ करके दिखाया है कि हम बहुत मासूमियत से आगे बढ़े, हम बहुत इनोसेंस से आगे बढ़े। हमने आर बनाया, हमने वी बनाया, फिर हमने आर को यहाँ प्लेस किया साथ में ताकि हम आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकें। और जब बेटा हमने आर साइन थीटा निकाला तो हमने ये पाया कि ये दो पैरेलल जो एक्सेस हैं या ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं ये इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि चेंज होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जो आर साइन थीटा है, एम तो कांस्टेंट था ही आपका, वी भी कांस्टेंट था, आर साइन थीटा भी ह्यूज कांस्टेंट निकला हुआ है बिकॉज इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो हेंस एल इज अ कांस्टेंट, ये एल भी कांस्टेंट हो गया तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी सी डी ये करेक्ट है। इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप रिवाइंड कर लीजिए, एक बार रिपीट करके देख लीजिए। नहीं तब भी आती है समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा, है ना। हो सके वीडियो बना के, नहीं तो एक लाइव क्लास लेके, बट मैं दूंगा ज़रूर। तो काइंडली नोट इट, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जूम करके स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से बनाइएगा, समझिएगा। कोई डाउट आएगा तो पूछिएगा ज़रूर। ओके बेटा, इसको नोट करें, तब हम अगले क्वेश्चन तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ नॉन रिजिड बॉडी which of the following quantities must remain constant? ऑप्शन ए एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन बी लीनियर मोमेंटम, सी काइनेटिक एनर्जी, डी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए बेटा ऐसा है कि इसमें बात नॉन रिजिड बॉडी की करी गई है। नॉन रिजिड आप ऐसे समझ लीजिए आसान भाषा के लिए, एक आटे का टुकड़ा है आपके पास गोल गोल, एक आटे की डिस्क है, ठीक है। अब देखिए आइडिया तो ये लग रहा है कि इसका सही ऑप्शन ए और बी होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं हो सकते। ये तो हम जानते हैं, बियॉन्ड डाउट है ये। तो ए तो बी और सही हो गया, ए और बी, ठीक। इंटरनल फोर्सेज हैव नो इफेक्ट ऑन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और ऑफ अ बॉडी, चाहे रिजिड हो चाहे नॉन रिजिड हो। तो ये तो बात तय है, ठीक है ना। इसके लिए हम अगर किसी को डाउट है तो अलग से भी मैं वीडियो दे सकता हूँ या लाइव क्लास ले सकता हूँ, ऑनलाइन क्लास। बट ये है कि हाँ, ए और बी तो हमको पता ही है कि सही होना है। सी और डी पर आते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या ये दोनों भी आपके कांस्टेंट रहेंगे या फिर चेंज हो सकते हैं? तो देखिए क्वेश्चन 4 में ज़रा सी पर आइए आप एक मिनट के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी या तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक है। इसको हम सब जानते हैं, अगर ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दें तो p स्क्वायर बाय 2m लिख सकते हैं। तो p तो कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो कहीं ना कहीं लग तो रहा है कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। बट उसने लीनियर नहीं कहा, उसने रोटेशन, उसने काइनेटिक कहा है खाली। तो रोटेशनल भी चेक कर लीजिए। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के हिसाब से देखें तो हाफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई अगर कर दें तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एल स्क्वायर बाय 2i। एल अगर कांस्टेंट है 2 और कांस्टेंट है 2 तो कांस्टेंट रहेगा बेटा, वो तो वैसे ही कांस्टेंट है। और एल जो है यहाँ पर क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही है तो एल भी कांस्टेंट रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन यहाँ से क्या हो जाएगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगी। अब सुनिए, यह थोड़ा सा सोचने वाला है और इसी से आपका सी और डी दोनों ऑप्शन चेक हो जाएगा। सी के साथ साथ डी भी चेक हो रहा है। वाई मैं दिखाता हूँ। देखिए आई जो होता है वो क्या होता है? एम के स्क्वायर। अब मान लीजिए एक आटे से बनी हुई डिस्क है और वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है ऐसे करके। तो जैसे जैसे इस आटे के अबाउट रखी हुई डिस्क घूमेगी वैसे वैसे क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या करेंगे? इसका जो रेडियस है इसे इंक्रीज कर देंगे, इसे इंक्रीज कर देंगे, करते चले जाएंगे। तो अगर इसका रेडियस इंक्रीज होगा तो क्या होगा? इसका रेडियस ऑफ गायरेशन के भी इंक्रीज होगा। और रेडियस ऑफ गायरेशन के, वो सीधी सी बात है यार, अगर एक आटे की डिस्क को घुमाओगे ऐसे करके तो वो जाहिर सी बात है फैले सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से वो ऐसे उसका रेडियस बढ़ता चला जाएगा। और रेडियस बढ़ता चला जाएगा तो के बढ़ता चला जाएगा। के तो आई और आई बढ़ेगा तो के घटेगा।
यानी कि दो चीज़ें यहाँ से प्रूव हो गई कि अगर एक नॉन रिजिड बॉडी है, फॉर एग्जांपल अच्छे बेहतरी समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक आर्टी की डिस्क ले सकते हैं, उसको अगर हम एक एक्सेस के अबाउट अगर घुमा रहे हैं तो नेचुरली उसका रेडियस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखें तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं वो क्या करेंगी, उसके रेडियस को बढ़ाएंगी, और रेडियस बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेटली बढ़ेगा और उसी वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कम होगी। तो ये एक ही एग्जांपल से आपका सी और डी दोनों सॉल्व हो गए, है ना। सी और डी दोनों गलत प्रूव हो गए, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा, बिकॉज रेडियस बढ़ेगा, और अगर स्पीड कम होगी तो रेडियस कम भी हो सकता है ना। और दूसरा जो है काइनेटिक एनर्जी, ये भी आपकी चेंज हो जाएगी रोटेशन की, है ना। तो सी और डी दोनों ही कांस्टेंट नहीं रहेंगे, ये दोनों गलत हैं। और हम जानते हैं कि ए और बी तो एकदम पक्की बात है कि सही होना है, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्सेस का लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी नो इट वेरी वेल, न्यूटन सेकंड लॉ ही है एक तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 पे आते हैं। Let IA and IB be moments of inertia of a body about two axes A and B. The axis A passes through the center of mass of the body, but B does not. तो IA लेस देन IB होगा हमेशा, ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, IA अगर लेस देन IB है तो क्या इन एक्सेस को पैरेलल होना चाहिए? आइए चेक करते हैं। याद करिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की यहाँ पर बात करें तो देखिए, हम सब जानते हैं एक डिस्क के केस में क्या होता है, ये आपकी y एक्सेस होती है, ये आपकी x एक्सेस होती है, और ये आपकी z एक्सेस होती है। आई जेड जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लगाएं तो आई एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं। आई जेड हम सब जानते हैं एक डिस्क का कितना होता है, mr²/2, ये बराबर आ जाता है 2ix के, बिकॉज आई एक्स एंड आई वाई बोथ आर आइडेंटिकल इन दिस केस। तो यहाँ से आई एक्स आ जाता है आपका mr²/4। अब नोटिस करिए आई एक्स जो है वो आई जेड से कम है इस केस में। आई जेड कितना है आपका, mr²/2, तो आई जेड से कम है आई एक्स इज लेस देन आई जेड। तो क्या आई एक्स और आई जेड पैरेलल है? नहीं, इसमें इस केस में तो परपेंडिकुलर है। आप साफ साफ देखिए, आई एक्स जो है एक डिस्क के लिए हम सब बहुत कॉमन एग्जांपल है, बहुत बेसिक है। आई एक्स कम है आई जेड से, तो क्या आई एक्स और आई जेड पैरेलल है आपस में? नहीं, वो तो परपेंडिकुलर है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक आई, जैसे इसी तरह से अगर आई ए लेस देन आई बी है, इसका ये मतलब नहीं कि दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है। सी पर आते हैं। अगर एक्सेस पैरेलल हैं तो आई ए लेस देन आई बी होगा, ये सही है। देखिए बात समझिए, हम सब जानते हैं आई जो होता है तो वो हमेशा होता है किसी भी दूसरी एक्सिस का जो आई होता है, किसी दूसरी भी पैरेलल एक्सिस का जो आई होता है, सेंटर ऑफ मास के अलावा जो पैरेलल एक्सिस होती है उसके अबाउट जो आई होता है वो आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर होता है, जहाँ पर ये ए क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, ठीक है। तो आई थ्रू सम, या आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सम अनदर पैरेलल एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, ठीक है। तो आई हमेशा आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस केस में जाहिर सी बात है कि आई जो है ये जो इस केस में आई सी एम कौन है, ए है, आई बी दूसरा वाला क्या आई बी है, ये एम ए स्क्वायर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्योंकि आई बी इज आई ए में कुछ जोड़ने के बाद वो आई बी के बराबर हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली आई ए लेस देन आई बी है। अब देख सकते हैं इट्स लाइक दैट कि 5 = 3 + 2 आई बी में आई ए में को जोड़ रहे हैं तो वो आई बी के बराबर हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि आई ए लेस देन आई बी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। और सी और बी में यही डिफरेंस आपको समझना है कि भाई अगर दो एक्सिस पैरेलल हैं तो सी हमेशा सही है, यानी कि जो आपका नॉन सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, वो सेंटर ऑफ मास वाले से ज़्यादा होगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास वाला हमेशा नॉन सेंटर ऑफ मास वाली से कम होगा, ये सही है। अगर पैरेलल है तो आई ए लेस देन आई बी है, बट अगर वो नॉन पैरेलल है तो ज़रूरी नहीं है, मतलब मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर दोनों एक्सिस पैरेलल हैं तो आई ए लेस देन आई बी होगा, बट वैसे वर्सा ट्रू नहीं है बेटा कि अगर आई ए लेस देन आई बी हो गया तो पैरेलल होना ज़रूरी नहीं, वो परपेंडिकुलर भी हो सकता है। यानी कि आई ए लेस देन आई बी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पैरेलल हो, लेकिन वो परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो पैरेलल हैं तो फिर आई ए लेस देन आई बी होना चाहिए। तो पैरेललिटी से आई ए लेस देन आई बी होगा, बट वैसे वर्सा ट्रू नहीं है कि आई ए लेस देन आई बी मिल गया हो तो हम कह दें कि पैरेलल नहीं, वो परपेंडिकुलर का भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है। आई होप दैट एक्सप्लेन्स द क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 का सी सही है, ए गलत है, बी गलत है। डी, इफ द एक्सेस आर नॉट पैरेलल आई ए इज मोर देन इक्वल टू आई बी। तो ऐसा कोई ऐसा रूल नहीं है, अगर एक्सेस पैरेलल नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, आई ए लेस देन आई बी भी हो सकता है, आई ए मोर देन आई बी भी हो सकता है। तो ऐसा कोई खास, ये डी वाला तो बिल्कुल बकवास ऑप्शन है, इसका कोई ऐसा खास मीनिंग नहीं है, है ना। केवल जहाँ पर दम है वो सी ऑप्शन ही है, डी में ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब वो आई ए अगर आई बी नॉन पैरेलल तो एनीथिंग कैन हैपन, यू कैन नॉट सर्टनली से कि यही होना है ना। तो क्या बोलते हैं, सी ऑप्शन इसका रखते हैं। कोई और डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर डिस्कशन कर लूँगा।
आप लोग नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अ स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट अ डायमीटर। ऑप्शन ए, द पार्टिकल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द स्फीयर डो नॉट हैव एनी लीनियर एक्सेलरेशन। तो ये बोलना सही नहीं है, देखिए रेडियल तो होगा ही होगा, है ना। अब अगर मान लीजिए, तो लिखा नहीं है कि स्फीयर यहाँ पर एंगुलरली एक्सेलरेटेड है कि नहीं। अगर स्फीयर के पास एंगुलर एक्सेल, खाली रोटेटिंग लिखा है तो भाई ऑब्वियस ही बात है कि अगर रोटेट कर रहा है तो देयर मे बी सम एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। उसको उन्होंने अवॉइड नहीं किया, उसको नल एंड वॉइड नहीं किया है, तो देयर मे बी सम एंगुलर एक्सेलरेशन विद दिस स्फीयर। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो अल्फ़ा है उसकी वजह से जो भी पार्टिकल ये स्फीयर है ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो उनके पास भी एक AT बराबर R अल्फ़ा होगा ही होगा, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि ये कह देना कि कोई भी लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये थोड़ा गलत है, बिकॉज कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि जो स्फीयर है वो अनएक्सेलरेटेड है एंगुलरली। बी पर आते हैं, द पार्टिकल्स ऑन द डायमीटर मेंशन डू नॉट हैव एनी लीनियर एक्सेलरेशन। अब देखिए बी वाला बहुत ही बढ़िया है, उसका रीज़न क्या है, देखिए होता क्या है, जब ये स्फीयर इस तरह से रोटेट करेगा, ये इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन है, स्फीयर इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो इसका कोई भी पार्टिकल है, मान लीजिए इसके पास एक अल्फ़ा है, तो ये ऐसे करके रोटेट कर रहा है इस सरफेस पे, ये ऐसे करके रोटेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो सेंटर पर है वो ऐसे करके रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे पार्टिकल ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं सबके पास नोटिस करिए ये R है, ये R है, ये R है, जो यहाँ पर पार्टिकल है उसके पास भी R है, तो कहीं ना कहीं ये अल्फ़ा है, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन है, वो R अल्फ़ा हो जाएगा। बट जो डायमीटर वाले पॉइंट्स हैं आप नोटिस करिए, तो ये वाले पॉइंट्स हैं डायमीटर वाले, इनका तो R ही 0 है। तो अगर अल्फ़ा मान लीजिए नॉन ज़ीरो भी है, अगर स्फीयर एक्सेलरेटेड है भी, तो भी AT का 0 होना कंपलसरी है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो डायमीटर वाले पॉइंट्स हैं they are having no radius with respect to the axis of rotation and zero radius will correspond to zero linear acceleration, है ना, whether the sphere is accelerated तब भी, है ना। अगर आपका जो स्फीयर जो है वो अगर एंगुलरली एक्सेलरेटेड है, तो भी जो आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन के या डायमीटर के जो आपके पॉइंट्स होंगे, बिकॉज दे आर हैविंग जीरो रेडियस, सो देयर विल बी नो लीनियर एक्सेलरेशन व्हाटसोएवर, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं डायमीटर के उनका कोई R नहीं है, उनका R 0 है, तो इसीलिए उनका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हमेशा ही 0 होगा, चाहे स्फीयर रोटेट कर रहा हो अल्फ़ा से या बिना अल्फ़ा के, ठीक है। सी पे आते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स ऑन द सरफेस हैव डिफरेंट एंगुलर स्पीड्स। तो नहीं, एंगुलर स्पीड तो सेम रहती है, आप सब जानते हैं कि V = R ओमेगा, ओमेगा जो पूरा फिक्स रहता है, एक है ना, वे सीधी सी बात है, अगर है ना ये रॉड ऐसे रोटेट कर रही है तो इसका जो एक पर्टिकुलर इस पॉइंट का ओमेगा हमेशा कांस्टेंट रहता है, बिकॉज है ना एंगल, अगर मान लीजिए ये मार्कर यहाँ से यहाँ पहुँच के 30 डिग्री एक सेकंड में कवर करता है, तो इस पॉइंट के लिए भी 30 डिग्री है, इसके लिए भी 30, इसके सबके लिए 30 है, ओमेगा पूरी सिस्टम के लिए सेम रहता है, यू नो इट वेरी वेल। कोई डाउट है तो आप अलग से पूछ सकते हैं। ऑप्शन डी, ऑल द पार्टिकल्स ऑन द सर्फेस हैव सेम लीनियर स्पीड। नहीं, सबकी सेम लीनियर स्पीड नहीं है, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, हर किसी का R अलग है, इसका R कम है, इसका R ज़्यादा है, इसका R और ज़्यादा है, इस वजह से V = R ओमेगा, ओमेगा सबका सेम है। तो देखिए V = R ओमेगा होता है, सरफेस के अलग अलग पॉइंट्स का R अलग अलग है, ठीक है। ओमेगा कांस्टेंट है बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं कि V = R है, और R लगातार कम ज़्यादा हो रहा है, तो V भी लगातार कम ज़्यादा होगा, तो V जो है वो कांस्टेंट नहीं हो सकता, वो सबका अलग अलग रहेगा, तो D इज़ रॉन्ग। तो A इज़ रॉन्ग, C इज़ रॉन्ग, D इज़ रॉन्ग, B आपका सही है, वही आपका आंसर है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। The density of a rod gradually decreases from one end to another. It is pivoted at an end so that it can move about a vertical axis through the pivot. A horizontal force F is applied on the free end in a direction perpendicular to the rod. The quantities that do not depend on which end of the rod is pivoted are. देखो क्वेश्चन नंबर 7 के तुम्हारे 4 ऑप्शंस हैं। एक रॉड है, इसकी डेंसिटी जो है ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती है, यानी कि यहाँ पर डेंसिटी बहुत कम है, धीरे धीरे यहाँ बहुत बड़ी हो जाती है। अब वो कह रहे हैं कि ABCD में से बताओ सही ऑप्शन कौन सा है। तो A पे आते हैं, है ना, विच जो डू नॉट डिपेंड करती है, मतलब वो क्वांटिटी चाहे आप इस एंड के अबाउट रोटेट कराओ या इस एंड के अबाउट, जबकि यहाँ डेंसिटी कम है और धीरे धीरे यहाँ बढ़ के काफ़ी हो जाती है, तो इस एंड के अबाउट रोटेट करवाओ या इस एंड के अबाउट, किससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन, देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज जो अल्फ़ा होता है वो τ/I होता है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर, ठीक, क्वेश्चन नंबर ये 7 है हमारा। तो देखिए सबसे पहली बात है कि अगर इस रॉड पर अगर आप एक फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्स आप बाहर से लगा रहे हैं, ये R इसका यहाँ पर है जिसके अबाउट ये घूमेगी अल्फ़ा एक्सेलरेशन से, तो जो भी यहाँ पर आपकी टॉर्क आएगी वो किसके बराबर आ रही है, FR के आ रही है, F × R के आ रही है, ठीक है। तो क्योंकि आपका F कांस्टेंट है, आप लगा रहे हैं, आप डिसाइड करेंगे, R भी कांस्टेंट है, रॉड का वो नहीं बदल रहा है, तो टॉर्क भी कांस्टेंट हो गई।
तो टॉर्क कांस्टेंट है, ये तो बात तय है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो सही ही है कि टॉर्क ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जो आप अप्लाई कर रहे हैं और एक फिक्स आर पे कर रहे हैं, भले इसकी डेंसिटी चेंज हो रही है, तो अप्लाइड टॉर्क तो आपकी चेंज नहीं होगी। तो ये बात तो सही है कि डी सही ऑप्शन है। लेकिन अब टॉर्क कांस्टेंट आ गई है तो बाकी भी ज़रा एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर आते हैं। तो हम सब जानते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन इज टाउ बाय आई। अच्छा, अल्फ़ा जो है, अब देखिए टाउ तो कांस्टेंट हो गया। अब अगर टाउ कांस्टेंट है तो अल्फ़ा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई है। अब आई जो होता है, आई में मास का टर्म आता है, ठीक है। या आई को आप ऐसे मास के टर्म से ना समझिए, आप ऐसे समझिए कि आई, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, डिपेंड करता है कि मास आपका आर से कितनी दूर है। डिपेंड करता है ना, ऑब्वियसली बात हम सब जानते हैं कि कोई भी मास कितने आर पे रोटेट कर रहा है, ये डिपेंड करता है। अब समझिए, अगर हम रॉड को उस वाले एक्सेस से घुमाते हैं जिसकी डेंसिटी कम है, तो ज़्यादा डेंसिटी का मास ज़्यादा रेडियस पे है, ज़्यादा डेंसिटी का मास ज़्यादा रेडियस पे है, तो आई ज़्यादा होगा। अगर हम इस एंड के अबाउट रोटेट करवाते हैं तो ज़्यादा डेंसिटी इधर है, कम डेंसिटी इधर है, तो इसका जो कम डेंसिटी वाला मास है वो रोटेट कर रहा है आर से, है ना, आर से दूरी पर जो कम डेंसिटी वाला, तो उसका इम्पैक्ट कम पड़ेगा। सो प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, इसको मैं अभी लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप सुन लीजिए। बिकॉज ये फ़र्क इसलिए पड़ेगा आई पर और उस सबसे कॉन्सिक्वेंटली अल्फ़ा पर। उसका रीज़न क्या है कि आप लेस डेंसिटी वाले साइड को पाइवोट करोगे तो ज़्यादा डेंसिटी वाले पार्टिकल्स उस आर पे रोटेट करेंगे, ठीक है, जो भी आर यहाँ पर गिवन है उस, तो इसलिए आई ज़्यादा होगा। और अगर आप ज़्यादा डेंसिटी वाले एंड को पाइवोट करोगे और उसे घुमाओगे रॉड को, तो क्या होगा, कम डेंसिटी वाले दूर होंगे, ठीक है, जिस वजह से उनका इम्पैक्ट कम आएगा। तो आई विल डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास डेफिनेटली, और उस वजह से आई चेंज होगा तो अल्फ़ा भी चेंज होगा। तो आपका ए ऑप्शन गलत है, अल्फ़ा कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, द एंगुलर वेलोसिटी व्हेन द रॉड कंप्लीट्स वन रोटेशन। अब देखो बेटा यार, जब अल्फ़ा ही अलग है तो एंगुलर वेलोसिटी दोनों की अलग आएगी, सीधी सी बात है। इसका अल्फ़ा ज़्यादा, उसका एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा एट द एंड ऑफ वन रोटेशन। तो बेटा 7 के सी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेटर क्लैरिटी के लिए। देखिए, हम सब जानते हैं एल होता है आई ओमेगा, ठीक है। आई तो डिपेंड कर रहा है कि आप ज़्यादा डेंसिटी वाले एंड को पाइवोट करते हैं कि कम डेंसिटी वाले को। मैंने उसे प्रूव कर दिया, आई थिंक ऑप्शन ए में। एक बार ज़रा ओमेगा को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ओमेगा जो है वो क्या है, एक एंड के बाद, एक रेवोल्यूशन के बाद, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा होगा। अब इनिशियल तो सब जीरो ही दिया है, 2 अल्फ़ा को आप क्या लिखेंगे, टाउ बाय आई, और डेल्टा थीटा एक रेवोल्यूशन है, एक रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 पाई टाउ अपॉन आई, ये आपका ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। इस ओमेगा को यहाँ डाल लीजिए, तो एल आपका कितना आ रहा है, आई इंटू अंडर रूट 4 पाई टाउ बाय आई, इस आई से काट के ये आ जाएगा। अच्छा, 4 कांस्टेंट हटाइए, पाई कांस्टेंट है, टाउ कांस्टेंट हटाइए, पूरा कांस्टेंट है, यानी कि एल प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आई आ रहा है, ठीक है, ये तो मानेंगे ही आप। तो एंगुलर मोमेंटम बेटा प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आई आ रहा है। मैंने ए ऑप्शन, यानी कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, उसमें मैंने आपको ये प्रूव कर दिया था कि एंगुलर एक्सेलरेशन, मैं अभी आप पुराना थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिएगा, तो मैंने प्रूफ किया था कि अल्फ़ा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। और क्योंकि आई चेंज होगा जैसे ही आप पाइवोट वाला पॉइंट चेंज करेंगे, ज़्यादा डेंसिटी वाला है कि कम डेंसिटी वाला, आई चेंज करेंगे तो अल्फ़ा चेंज होगा, इसीलिए हमारा ए गलत आया था, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर आई तो चेंज होगा ही ना, मैंने प्रूफ किया था आपको। लेस डेंसिटी वाले से जोड़ेंगे, अगर पाइवोट करेंगे तो मोर डेंसिटी वाले जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा रेडियस पे घूमेंगे, तो ज़्यादा आई आएगा उनका। और अगर मोर डेंसिटी वाले एंड को पाइवोट करेंगे तो लेस डेंसिटी वाले क्या करेंगे, उस रेडियस पर घूमेंगे, तो उसका इम्पैक्ट कम आएगा। तो देखिए, आई भयंकर तरीके से डिपेंड कर रहा है कि आप किस एंड पे पाइवोट करते हैं। तो आई यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा, इसीलिए ए ऑप्शन आई यहाँ पर बदलेगा, तो इसलिए अल्फ़ा बदलेगा, मैंने प्रूव किया था फर्स्ट ऑप्शन में। बी, अब अगर अल्फ़ा ही बदल जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी बदल जाएगी जब आप एक वो रोटेशन का करेंगे और कंप्लीट करेंगे। और सी में भी आप देख सकते हैं कि साफ साफ मैंने पूरा सोल्यूशन आपको करके दिखाया है। एंगुलर मोमेंटम इज कमिंग आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आई। रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रोपोर्शनल है क्या, एंगुलर मोमेंटम। तो इसीलिए आपका जब रॉड एक रेवोल्यूशन पूरा करेगी तो एल ज़्यादा होगा जिसका ज़्यादा आई है, ठीक है, और आई ज़्यादा होगा जब आप लो डेंसिटी वाले पॉइंट को पाइवोट करेंगे और हाई डेंसिटी वाला घूमेगा, ठीक है। तो आई थिंक आप बात को समझ गए होंगे कि ए क्यों नहीं ट्रू है, यानी कि जो ए जो है वो डिपेंड क्यों करेगा, बिकॉज अल्फा इज टाउ बाय आई एंड टाउ इज कांस्टेंट, सो अल्फा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, या सॉरी आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। बी आपका एंगुलर वेलोसिटी, ये भी सेम नहीं रहेगी बिकॉज दोनों का ए अलग है, अल्फा अलग है, सब
आप तो उसी का और बेटर फॉर्म मैंने सी करा दिया है, तो यहाँ से आप इसको देख के समझ सकते हैं, इसमें और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। डी ऑप्शन तो क्लियर है, मैंने पहले समझा दिया था डी सही होगा, है ना, उसी की वजह से मैंने फिर ए बी और सी को गलत प्रूफ किया है। तो इसीलिए आप इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिए कॉमेंट बॉक्स में, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो फिर इसको फिर हम लोग किसी ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, आई थिंक कि ऑब्जेक्टिव 1 में भी एक आध बार डिस्कस हो चुका है, इसमें कुछ नहीं है। एक बॉडी अगर प्योरली रोल करती है, बहुत पुरानी अब बात हो चुकी है, और मैंने इस पर कहा भी है कि मैं वीडियो डेडिकेटेड बना के डालूंगा प्योर रोलिंग पे। ये इसका सेंटर ऑफ मास है ओ, पॉइंट्स आपको दिए हैं यहाँ पर, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो आपको दिया है ए, फिर उधर बी, फिर उधर सी। तो ए, देन यू हैव बी, देन यू हैव सी टॉप मोस्ट पॉइंट, और आपको डी इन्होंने यहाँ पे थोड़ा किनारे करके दे दिया है, यहाँ पर आपको डी दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, एक बात तो हम सब जानते हैं, प्योर रोलिंग में ए पर VCM बराबर क्या होता है, R ओमेगा होता है, तो वेलोसिटी ऑफ ए तो 0 होगी, ये तो बात सही है, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट ए 0, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्योर रोलिंग में यहाँ की वेलोसिटी 0 ही होती है, VCM बराबर R ओमेगा होता है, ठीक है। तो ठीक है, ए की स्पीड तो 0 है, अगर 0 नहीं भी हो रही होती तो उसे फ्रिक्शन कर देता है, रोड है तो फ्रिक्शन की अगर ज़रूरत होगी तो मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो गया। द स्पीड ऑफ BC एंड DR इक्वल टू V0, नहीं बिल्कुल फालतू बात है। C की स्पीड देखिए, यहाँ की स्पीड VCM की आपने यहाँ पर V0 दिखाई है, तो आपका जो यहाँ पर C है टॉप मोस्ट पॉइंट, हम सब जानते हैं कि स्पीड ट्वाइस हो जाती है प्योर रोलिंग में 2V0, ठीक है। अगर विदाउट फ्रिक्शन अगर हो रही है तो C होता है 2V0, और B पर होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इधर V0 होता है, और अगर यूँ बॉडी घूम रही है तो इधर नीचे V0 होता है, तो इधर यहाँ पर आपका √2V0 आता है। तो AC, तो ABC तीनों की अलग अलग है, इन्होंने क्या कहा है BCD, तो B और C की ही अलग हो गई, D तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, B और C की ही अलग अलग हो गई। तो B की है आपकी √2V0, अगर प्योर रोलिंग हम मान के चले बिना फ्रिक्शन के, है ना, VCM बराबर अगर R ओमेगा हम मान के चले, जो मैंने यहाँ माना भी है, तो B और C तो वैसे ही अलग हो गई, B की है √2V0, C की है 2V0, तो ऑप्शन B तो वैसे ही गलत है, ये आपका B हो गया। C पर आते हैं, द स्पीड ऑफ C इज़ 2V0, तो मैंने पहले ही बता दिया, स्पीड ऑफ C जो है वो आपकी 2V0 होगी, और इसमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं, डेडिकेटेड वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा पिन कमेंट में, आप देख लीजिएगा वहाँ से। और ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, द स्पीड ऑफ B इज़ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ O, तो स्पीड ऑफ O जो होगी वो हमेशा V0 होगी, और ये कितनी है √2V0, √2V0 मतलब 1.414V0, तो ऑब्वियसली जो स्पीड ऑफ B है दैट इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ O, तो ये सही है, तो ये आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये आपका B, A, C, D ये तीनों ऑप्शंस आपके सही हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं यहीं लगा दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली कर दे रहा हूँ यहाँ पर। आप सब जानते हैं कि कोई भी अगर इंक्लाइन प्लेन है, उस पर कोई भी बॉडी अगर इस तरह से रोल करती है, उसका तो ए जो होता है वो हमेशा होता है G sin θ अपॉन 1 + k²/r²। अब मैंने यहाँ बता रखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्फीयर है तो 2/5 mr² लिखा हुआ है, तो ये 2/5 कंप्लीट वैल्यू है k²/r² की। यही अगर कोई डिस्क है तो 1/2 mr² उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, ये जो 1/2 होता है ये k²/r² होता है। डेडिकेटेड वीडियो में सब बताया है मैंने, ठीक है ना, जो मैं बाद में पोस्ट करूँगा जब इस डेट को ही पढ़ रहा है, जिस भी डेट को। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में इसमें लिखा है 2 यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स हैं, बाकी बहुत कुछ नाटक लिखा हुआ है, उस नाटक की कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की। रीज़न बीइंग, चाहे अनइक्वल मास के हों चाहे जो भी हो, द थिंग इज़ दैट कि एक सॉलिड स्फीयर के लिए k²/r² हमेशा ही हमेशा 2/5 होता है। एक सॉलिड स्फीयर के लिए k²/r² हमेशा ही हमेशा 2/5 होता है। इसीलिए जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, G sin θ अपॉन 1 + 2/5। दोनों ही स्फीयर जो अनइक्वल मासेस के हैं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, और दोनों का अगर एक्सेलरेशन सेम रहेगा तो दोनों एक साथ नीचे पहुंचेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म, इसमें और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 10 देख लीजिए, यहीं से देख लीजिए, कुछ इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन 10 इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, तो मैंने सोचा यहीं बता दूँ लगे हाथ। तो क्वेश्चन 10 में वो बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर एक हॉलो स्फीयर है। देखो सीधी सी बात है, सॉलिड स्फीयर के लिए तो आप जानते हो 2/5 होता है, हॉलो स्फीयर के लिए k²/r² फॉर HS मतलब हॉलो स्फीयर, ये आपका 2/3 होता है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू k²/r² है, ठीक। एक्सेलरेशन जो भी रोलिंग बॉडी का होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है k²/r² के। बेटा k²/r² किसके लिए कम है, इसके लिए 0.4, इसके लिए 0.67 है, तो k²/r² जो है वो कम है किसके लिए, सॉलिड स्फीयर, SS मतलब सॉलिड स्फीयर के लिए, तो A किसके लिए ज़्यादा होगा,
तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो चूंकि सॉलिड स्फीयर का k स्क्वायर बाय r स्क्वायर कम है तो इसके लिए इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। और अगर सॉलिड स्फीयर का अगर ASS इज़ मोर देन AHS, अगर सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन हॉलो स्फीयर से ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा स्पीड के साथ नीचे पहुँचेगा, ज़्यादा स्पीड के साथ। ठीक, सीधी सी बात है। तो क्योंकि k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, एक बार रिकैप ले लेते हैं, क्योंकि k स्क्वायर बाय r स्क्वायर सॉलिड स्फीयर के लिए कम है एज कम्पेयर टू होलो स्फीयर, तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली, बिकॉज फ्रॉम द फॉर्मूला वी कैन सी कि जिसका k स्क्वायर बाय r स्क्वायर कम है, जो कि यहाँ सॉलिड स्फीयर का है, तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा बिकॉज एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो जो सॉलिड स्फीयर की कम है, कम होने की वजह से इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्पीड के साथ वो नीचे पहुँचेगा, यानी कि 10 का जो सही ऑप्शन है वो B है। बाकी चीज़ों तो 10 का तो हम बी पार्ट आराम से देख ही सकते हैं कि बिल्कुल सही होगा। अच्छा, अब अगर हम पहला वाला देखें, द हॉलो स्फीयर रीचेस द बॉटम फर्स्ट, तो वो तो गलत है बिकॉज ज़्यादा स्पीड सॉलिड की है तो वो पहले वही नीचे पहुंचेगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी देखें, सॉलिड स्फीयर रीचेस दी बॉटम विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें एक क्लॉज है, देखो ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी का जहाँ तक सवाल है, तो क्योंकि इसका आई कम होगा सॉलिड स्फीयर का, तो इसीलिए है ना, इस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे। इसको आप डिराइव करके देखिएगा, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन था वो, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे आपको डिटेल्स करके बताया था पूरा, है ना, आप वैसे ट्राई करके देखिए। आता है तो ठीक, नहीं तो मुझे बताइए, मैं इसका अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगा, नहीं तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। और ऑप्शन डी में आते हैं, तो विद सेम लीनियर मोमेंटम, ऐसा भी कोई वो खास नहीं है, जब ऑब्वियसली एक का आपका दोनों का मास सेम है लेकिन एक की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है लीनियर मोमेंटम अलग होंगे ही होंगे। तो डी भी सही नहीं है। रही बात सी की, तो उसको आपको एक बार कैलकुलेट करके देखना चाहिए, करके देखिए। जैसे मैंने क्वेश्चन 8 में चीज़ें कैलकुलेट करी थी, एकदम एग्जैक्ट लाई थी, वैसे आप कोशिश करिए करने का। और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताइए, मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगा। देखिए 11 तो कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, हम सब जानते हैं कि अगर स्मूथ सर्फेस है तो ये एकदम ब्लॉक की तरह नीचे स्लाइड करेगा, ये बिल्कुल भी रोल नहीं कर पाएगा, है ना। एक डेरिवेशन है, आप सबने देखा होगा, नहीं देखा तो आप मुझे बोलिए, मैं वीडियो डाल दूंगा। इवन एक प्योर रोलिंग पे डेडिकेटेड वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ मैं, उसमें ज़रूर होगा। और जिस डेट को ये पड़ रहा है उसके कुछ वीक्स बाद वो भी आ जाएगा। तो हम सब जानते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर होता है, यही यहाँ पर एक टॉर्क जनरेट करता है। ठीक है, तो एक रफ सरफेस पर जब हम एक स्फेरिकल बॉडी को रखते हैं, तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट पर स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो एक टॉर्क देता है। जैसे प्लेन जब लैंड करता है तो वो फ्रिक्शन ही होता है जो उसके पहियों को टॉर्क देता है। तो यहाँ पर फ्रिक्शनल टॉर्क जो होती है वही बॉडी को घुमाती है। तो इसीलिए बॉडी प्योरली रोल बिल्कुल नहीं कर पाएगी अगर वो एक स्मूथ सरफेस है। तो इसका सही आंसर जो है, अ स्फीयर कैन नॉट रोल ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस। इसका सही आंसर बी है, एक स्मूथ इंक्लाइन पर। यहाँ अगर हम इसको देखें तो 11 का क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका सही आंसर बी होना है। क्यों बी होना है? बिकॉज फ्रिक्शनल टॉर्क नहीं होती स्मूथ सरफेस पे, और फ्रिक्शनल टॉर्क अगर नहीं है तो बॉडी घूम नहीं पाएगी। ठीक है, रफ हॉरिजॉन्टल पे घूम लेगी, रफ इंक्लाइंड पे भी घूम लेगी, है ना। इवन स्मूथ हॉरिजॉन्टल पे भी हम खुद रोल करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप देखिए, अगर VCM बराबर R ओमेगा हमने मैनेज कर दिया, हमने बॉडी को इस तरह से घुमाया कि उसका VCM, हमने जो उसको VCM प्रोवाइड किया और जो R ओमेगा प्रोवाइड किया, अगर दोनों ही हम बराबर रख दें तो वो घूम जाएगा। ठीक है, बट है ना, तो वहाँ पर एक कंडीशन होती है, मैं इसको अलग से बता दूंगा किसी को डाउट हो तो, उसमें और डिटेल में हम नहीं जा सकते। बट अगर VCM बराबर R ओमेगा है तो बिना फ्रिक्शन के स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर भी बॉडी प्योरली रोल कर जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शनल टॉर्क चाहिए होता है, उसके बिना नहीं कर पाएगी बॉडी, नहीं तो स्लिप कर जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा केस अलग है, बिकॉज यहाँ पर एक फोर्स आती है इसको घसीटने वाली इधर की तरफ, तो है ना, वो उसको स्लाइड ही कराना चाहती है, तो उसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ ज़रूरी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इन अ रियर व्हील ड्राइव कार्स, the engine rotates the rear wheels and the front wheels rotate only because the car moves. If such a car accelerates on a normal on a horizontal road, the friction, option A, on the rear wheels is in the forward direction. तो ये बात सही है, आप खुद सोच कर देखिए। आप इसको देखिए, ये कार है आपकी, फॉर एग्जांपल ये इसका रियर व्हील है, ये फ्रंट व्हील्स हैं। अब जब यहाँ पर ये जो रोड, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो ये जो टायर का पॉइंट है वो रोड को इधर धक्का मारना चाहेगा, तो रोड जो है इस पर आगे की तरफ धक्का मारेगी, तो फ्रिक्शन ऑन द रियर व्हील्स जो है वो फॉरवर्ड ही होगा, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स ऑन द रोड बाय द व्हील वो पीछे होगा, तो फोर्स ऑन द व्हील बाय द रोड एज पर थर्ड लॉ आगे होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है, ऑप्शन बी में कह रहा है ऑन द फ्रंट व्हील्स इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सीधी सी बात है, देखिए ये व्हील रुका हुआ था, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट का ये पॉइंट था इस व्हील का, ये रुका हुआ था, अचानक से ये आगे भागना चाहेगा। ठीक है, इसका जो VCM होगा, जो वेलोसिटी होगी आगे बढ़ने की टेंडेंसी की, तो तुरंत यहाँ का जो फ्रिक्शन होगा, ये जो रोड का फ्रिक्शन है वो यहाँ पर इस पर पीछे की तरफ काम करेगा, ये इस पर पीछे की तरफ काम करेगा। ठीक है,
क्योंकि ये पॉइंट इसको आगे की तरफ धक्का मारना चाहेगा, फ्रिक्शन ऑन दी रोड ड्यू टू व्हील्स, ये आगे की तरफ होगा क्योंकि वेलोसिटी आगे की तरफ है। तो ये पॉइंट ए पॉइंट बी को आगे की तरफ धक्का मारना चाहेगा, तो ये इस ए पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो फ्रिक्शन ऑन ए, या यूँ कहें ऑन द व्हील ड्यू टू द रोड, ये पीछे की तरफ होगा। तो ऑप्शन बी भी सही है कि रियर व्हील से फ्रिक्शन आगे होगा, फ्रंट व्हील से फ्रिक्शन पीछे होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऑप्शन सी, ऑन द रियर व्हील्स हैज़ अ लार्जर मैग्नीट्यूड देन द फ्रिक्शन ऑन द फ्रंट व्हील्स। देखिए रियर व्हील्स पे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, उसका रीज़न क्या है कि वो जो इंजन है वो काफ़ी ताकत से उसको पुश कर रहा है, ओमेगा काफ़ी उसने डाल दिया है एकदम से, तो इसीलिए हाँ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा। प्लस हाँ बस यही चीज़ है, ऑब्वियस सी बात है, ओमेगा हमने दे दिया है, यहाँ तो मोशन अभी भी ज़ीरो है, यहाँ पर इसको बहुत हार्ड ये इधर प्रेस करेगा तभी, या यूँ कहें इधर की तरफ पुश करेगा तभी ये जो ग्राउंड का कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट पर इस टायर को आगे की तरफ पुश करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने एक्सीलेटर दबा दिया है, ओमेगा यहाँ पे आ गया है, तो बहुत ज़्यादा फोर्स यहाँ पीछे की तरफ रोड पे लगेगी, तो रोड इस पर आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, और यहाँ तो धीरे धीरे मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ फ्रिक्शन कंपैरेटिवली कम रहेगा। इसे हम कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। तो इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बी एंड सी। ठीक है ना। और डी जो है इसमें कह रहा है ओवरऑल बैकवर्ड लगी, दैट हैज़ नो मीनिंग बिकॉज यहाँ पर व्हील्स हैं, तो उसमें हम ओवरऑल बात नहीं कर सकते। ठीक है, कर भी सकते हैं कुछ केसेस में, बट डोंट ट्रीट इट लाइक अ ब्लॉक। तो ऑप्शन नंबर डी बहुत ही बच्चों लेवल वाला एक जो है ऑप्शन है, जो खाली फंसाने के लिए दिया जाता है छोटे बच्चों को, तो उसमें हमें डी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ए बी सी आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, 12 का आपका सोल्यूशन हो गया है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर ज़रूर करूँगा। ठीक है, 13 में कुछ ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है। बोल रहे हैं कि स्फीयर जो है वो एक इंक्लाइंड प्लेन पर तब तक रोल नहीं कर सकता जब तक उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो मोर देन ना हो 2/7 जी tan थीटा के। बट रियल में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो क्या है, उसका आधा, दैट इज़ 1/7 जी tan थीटा। तो अगर हम स्फीयर को रिलीज़ करते हैं फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से रिलीज़ करते हैं तो देखिए बहुत सिंपल है। देखिए रेस्ट पे तो नहीं रहेगा, ऑप्शन ए तो गलत है, रेस्ट पे नहीं रह सकता बिकॉज एम जी साइन थीटा फोर्स लगी रही है, उस पर थोड़ा बहुत फ्रिक्शन है, तो उसकी वजह से फ्रिक्शनल टॉर्क भी आएगी, तो वो थोड़ा तो रोल भी करेगा, थोड़ा तो ट्रांसलेट भी करेगा, बट प्योर रोलिंग नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन ए तो गलत है। इट विल मेक प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, नहीं, वो प्योर ट्रांसलेशनल तब करेगा जब फ्रिक्शन होगा ही नहीं, फ्रिक्शनल टॉर्क बन ही नहीं पाएगी। तो बी भी गलत है। ठीक है ना। सी, इट विल ट्रांसलेट एंड रोटेट अबाउट इट सेंटर, ये बात सही है, ट्रांसलेट तो करेगा ही करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं, जी साइन थीटा या एम जी साइन थीटा फोर्स तो लगी रही है, बट जो फ्रिक्शन आधा ही है ना, जितना रिक्वायर्ड है उससे आधे से भी कम है एक तरह से, क्योंकि मोर देन 2/7 जी tan थीटा चाहिए था, तो फ्रिक्शन कम है, तो उस वजह से कुछ तो रोल करेगा, और रोल करेगा तो जाहिर सी बात है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट करेगा। तो ये बात सही है कि वो ट्रांसलेट भी करेगा और अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोल भी करेगा, मतलब वहाँ स्लिपिंग होगी बिकॉज फ्रिक्शन पूरा नहीं है, तो इट विल ट्रांसलेट ऑल्सो एंड इट विल रोल अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सी सही है। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट इट सेंटर विल रिमेन कॉन्स्टेंट, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर जो है वो इस केस में इसलिए कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा बिकॉज एक एक्सटर्नल टॉर्क वहाँ पे लग रही है, तो इसीलिए एंगुलर मोमेंटम वहाँ पे कांस्टेंट नहीं रह सकता बिकॉज देयर इज एन एंगुलर बिकॉज देयर इज़ अ फ्रिक्शनल टॉर्क, तो एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पर है। ठीक है ना, उसकी एक्सटर्नल टॉर्क है, तो एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्व नहीं रह सकता, तो डी गलत है। तो ए, बी और डी गलत है, इसका मतलब 13 का सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। वाई? बिकॉज वो थोड़ा बहुत तो ट्रांसलेट करेगा ही, सॉरी ट्रांसलेट तो करेगा अपने पूरे जितना सो करना है, और थोड़ा बहुत रोल भी करेगा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। वो क्या बोल रहा है कि ये एक आपका स्फीयर है, इसको अगर हम रोल करवाते हैं एक सरफेस पर तो यहाँ VCM आएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है क्या, अ स्फीयर इज रोल्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ट्राइज टू। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस पॉइंट पर VCM है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर भी जाहिर सी बात है VCM इधर होगा। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे VCM इधर है तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन फोर्स इस पॉइंट पर इधर होगी, तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स है VCM को कम कर रही है। तो ऑप्शन ए सही है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो VCM को कम करेगी, लीनियर स्पीड को कम करेगी। लेकिन ये जो रेडियस है इसके अबाउट हम देखें तो इस फ्रिक्शनल फोर्स का एक टॉर्क बन रहा है, तो इस फ्रिक्शनल फोर्स के टॉर्क की वजह से यहाँ पर जो एंगुलर स्पीड है वो बढ़ेगी। वी कैन क्लियरली सी दैट। आप ऐसे समझिए कि एक पहिया है, सेंटर के अबाउट है, यहाँ पे आपने एक धागा बांध के उसे खींच दिया, खींचेंगे तो ऐसे घूम जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये VCM के खिलाफ जा रही है, बट ओमेगा को सपोर्ट कर रही है फ्रिक्शनल टॉर्क देकर। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन ए है आपका डिक्रीज लीनियर वेलोसिटी, ये बिल्कुल सही है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे वो लीनियर वेलोसिटी को डिक्रीज ही कर रहा है, जबकि इंक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी ये वो कर ही रहा है बिकॉज फ्रिक्शन की टॉर्क बन रही है। और अगर हम ऑप्शन सी पे आएँ तो इंक्रीज द लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम इंक्रीज करने का कोई लॉजिक नहीं, बिकॉज VCM कम हो रहा है तो MVCM कम हो रहा है, तो वो कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। ठीक है ना। और डिक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी, नहीं वो इंक्रीज ही
कर रहा है वो तो हमने पहले ही देख लिया, तो 15 का ए बी सही है, क्योंकि इंक्रीज़ कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी को, तो डिक्रीज़ का सवाल नहीं, तो डी गलत है, तो सी और डी गलत है, ए बी सही है। 15 पर आते हैं। क्वेश्चन 15 दरअसल कोई क्वेश्चन है ही नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, समझते हैं थोड़ा सा इसको। देखिए, अगर एक आपका स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन का मतलब है वो प्योर रोलिंग अपने आप से इनिशिएट नहीं करवा सकता, तो अब आप क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपका इंक्लाइंड प्लेन है, ये थीटा एंगल और जिस भी ये फ्रेम में है, तो यहाँ पर आपने इसको, ये आपका जो भी स्फीयर है इसको आपने पुट किया, तो इस पर क्या होगा। अच्छा, इस तरह के ज़रा फोर्सेस लेते हैं। एक आपका mg sin थीटा यूँ लगेगा, ठीक है, mg का जो कंपोनेंट इधर आया वो इधर लगेगा। दूसरा जो आपका इधर ये जो पूरी फ्रेम आपकी a एक्सेलरेशन से इधर जा रही है, तो उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल बोल रहा हूँ, जो स्यूडो फोर्स है आपकी, जो स्यूडो एक्सेलरेशन है, स्यूडो फोर्स की वजह से, या यूँ कहें कि जो जिस एक्सेलरेशन से आपकी फ्रेम चल रही है, तो उसकी वजह से स्यूडो फोर्स ma इधर आएगी, और उस ma का एक कंपोनेंट, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, उस ma का एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा। यू कैन सी दिस, एक उस ma का एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा, और कितना आएगा, ma sin थीटा। अब देखिए, अगर इन दोनों फोर्स, और ये स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन का भी कोई चांस नहीं, नो फ्रिक्शन एट ऑल, तो यही दो फोर्सेस हैं, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करके इसको इस तरीके से आप प्योरली रोलिंग बॉडी को प्लेस करते हो या मैनेज कर ले जाते हो कि ma sin थीटा बराबर mg sin थीटा है, अगर इन दो को आप मैनेज कर ले जाते हो, साइन ये ma cos थीटा होगा, सॉरी दिस विल बी ma cos थीटा। अगर आप मैनेज कर ले जाते हैं कि ma cos थीटा बराबर mg sin थीटा होगा, m से m कट जाएगा, cos को इधर ले जाइए, तो आपका a हो जाएगा g tan थीटा, ठीक है, a हो जाएगा g tan थीटा। तो अगर आप किसी भी तरीके से एक्सेलरेशन और थीटा के बीच इस एंगल इस रिलेशन को मैनेज कर ले जाते हैं, तो उसका असर क्या होगा, उसका असर होगा दोनों बराबर हो जाएंगे। ये दोनों फोर्सेस जो ऑपोजिट है इस रोलिंग बॉडी पे, दोनों इक्वल हैं, इक्वल हो जाएंगे। मतलब अगर आप इस चीज़ को मैनेज कर ले जाते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल मतलब ये दोनों ऑपोजिट फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी, इक्वल होने की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अगर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स भी यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो हो गई। जो भी इकलौती फोर्स बचेगी वो क्या बचेगी, एक बचेगी आपकी यहाँ पर mg cos थीटा और दूसरी बचेगी नॉर्मल, और इन दोनों का ही कोई भी इफेक्ट बॉडी के रोलिंग पर नहीं होगा, नीदर उसके एक्स एक्सिस मोशन पर होगा। तो ये दोनों फोर्सेस भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, n बराबर mg cos थीटा, ये सिर्फ इसको टिका कर रखेंगी ताकि धस ना जाए या उठ ना जाए, मेनली धसने से बचाएगी। तो n बराबर mg cos थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। अगर आप ये रिलेशन मेंटेन कर ले गए तो ये दोनों फोर्सेस भी कैंसिल हो जाएंगी, फ्रिक्शन है नहीं, मतलब इस बॉडी पे नेट नो फोर्स नो टॉर्क, यानी कि अगर आप ये कर ले गए तो नेट फोर्स ज़ीरो, नेट टॉर्क ज़ीरो, सब कुछ ज़ीरो। तो ये बॉडी आपने जैसे ही इसको आपने प्लेस किया था, जैसे आपने इसको छोड़ा था इस सिस्टम में, वो वैसे ही कंटिन्यू करेगी। इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि क्या बोलते हैं, इफ़ द बॉडी सेट इन प्योर रोलिंग ऑन द इंक्लाइन, अगर आपने उसको प्योर रोलिंग में छोड़ा है, जिस भी स्टेट में आप छोड़ेंगे उस स्टेट में रहेगी, बिकॉज नेट फोर्सेज एंड नेट टॉर्क्स आर जीरो बिकॉज ऑफ नो फ्रिक्शन, एंड बाकी तो आपको पता है ये फोर्सेस क्यों जीरो हैं। सो नो फोर्सेस, नो फ्रिक्शन, नो टॉर्क्स, सो नो इफेक्ट ऑन दी मोशन ऑफ द बॉडी। तो जो मोशन पहले था वही कंटिन्यू रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कि इट विल कंटिन्यू प्योर रोलिंग। वो प्योर रोलिंग पे आपने वहाँ छोड़ी थी, प्योर रोलिंग ही कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी एक बार और देख लेते हैं कि कोई और ऑप्शन तो कुछ नहीं कहना चाह रहा है। बी, इट विल स्लिप डाउन द प्लेन, नहीं, बिल्कुल नहीं, स्लिपिंग के लिए mg sin थीटा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो वो नहीं होगा। Linear velocity will increase, no, because there is no net force. Linear velocity will slowly decrease, no, there is no net force, ठीक है ना। तो ए सही है, तो इसी वजह से BCD गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसमें और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव 2 HCV रोटेशनल मैकेनिक्स आपका खत्म होता है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, समझिए, जो डाउट्स नोट्स बनाइए, जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा, इधर वीडियो अपलोड करके या फिर आपको एक ऑनलाइन क्लास Zoom या Skype पर देकर, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर और नोट कर लीजिएगा इसको।